लीजिए इसके पंचलाइन पे। लीजिए, सिद्धेश्वर जी भी आई है। नमस्कार। और दूसरी लघु कथा थी हक। हक किनकी कथा थी? हाँ, कानून पे। बहुत अच्छी तो कथा है ही, कानून पे बात की गई है और जगाने की कोशिश है, तो वह जागृति की कथा है। लेकिन अगर इसमें लड़की जागृत होकर के अगर वो प्रतिकार करती, प्रतिरोध के लिए सन्नद्ध हो जाती, तो ये लघु कथा बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो जाती। अब इसमें लेखकीय प्रवेश किस रूप में है कि हम मन से अभी भी स्त्रियां अपने उन संस्कारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे समाज क्या कहेगा, मुझे परिवार वाले क्या कहेंगे, ये इसमें है। लेकिन वास्तव में लेखकीय प्रवेश नहीं, ऐसा तो मैंने यूज किया। कहने का अर्थ कि हमें सिखाना है, हम अपनी रचना से दूसरे को संदेश देते हैं, सिखाते हैं, तो हमें सिखाना है। ठीक है, हम संपन्न हैं, इसलिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, हम छोड़ सकते हैं अक्ल जता करके, दिखला करके, भैया मैं जानती हूँ कानून, कानून मुझे हक दिया है, लेकिन मैं लूंगी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बिखरे हुए हैं, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं इसके चलते। तो ऐसे लोग को सिखाने के लिए हमें बहुत दृढ़ता के साथ। और मैंने गौर किया कि समीक्षा तो गजब की आई है भाई, एक एक रेशे रेशे को खोलती हुई, आज की भी, और इस पर भी बहुत बात हुई। और प्रभाकर जी ने भी पटल पे लिखा है वो। तीसरी लघु कथा है आत्मलाभ शैली, मंजू जी की। नाम हाँ, शीर्षक परिवर्तन। देखिए, प्रयोग तो जरूरी है, मैं हमेशा करती हूँ। मेरा लघु कथा इसमें आत्मा लाभ शैली की लघु कथा आई थी, सीधे यमराज से बात हो रही है पाप करने वाले की। तो मैंने बहुत मंचों पे कहा कि आत्मा लाभ शैली में, टेलीफोनिक शैली में, ऐसे लिखे डायरी शैली में, पत्र शैली में, मैं इस लिहाज से इसी को प्रशंसा करती हूँ इसकी। लेकिन कहन थोड़ा उलझाव भरा हो गया है, दोहराव भी है। अरे इसको उलझाने की बजाय एकदम स्पष्ट और दोहराव से बचने की कोशिश की जाती तो बहुत ही प्रभावी लघु कथा और अलग ढंग की तो है ही। और बाकी बातें प्रदीप जी कह दिए, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट अगली है आपकी, बस इतनी ही थी ना? और किन्हीं की? प्रदीप जी की तो मैं जान रही हूँ, और किसी की? आपकी कौन सी थी नलिनी जी? विपन्न। विपन्न, इस पे तो बात ही नहीं की, मैंने नोट किया है क्या? मेरी लघु कथा पर आप बोल दिए क्या? अच्छी है, ठीक है। और इसमें सामयिक दर्द नजर आता है इस लघु कथा में। और इस पे मुझे लगता है प्रभाकर जी ने भी बात कही है शायद मंच पे ना, और प्रदीप जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक शब्द फिर भी कहना चाहूंगी, और कुछ नहीं कहते हुए भी, कि इसका जो अंत है ना, आपने जो इसका अंत किया है जिस वाक्यांश से, उसको शीर्षक बना दीजिए, या फिर संपन्न विपन्न कर दीजिए, और बाकी बीच की बातें आप उन लोगों की लीजिए। तो क्या होगा कि ये पूरी लघु कथा क्या कहना चाहती है वैसी बन पड़ेगी, वैसी प्रकट हो जाएगी। और मेरी लघु कथा पर बोल दी है क्या? जी की लघु कथा में क्या कहूँ, प्रभावी लघु कथा अनकहा में कैसे हम लोग जा सकते हैं, और बिना कहे हम कैसे सब बातें कह सकते हैं अंत में, वो यहाँ प्रकट है। यही बात मैं नलिनी जी को कहना चाहती हूँ कि संपन्न विपन्न अगर आप करते हैं तो अनकहा यहाँ प्रकट हो जाएगा। और प्रदीप जी के लघु में मुझे नजर आई। अब मुझे लगता है कि मैं पहले पढ़ूं कि सिद्धेश्वर जी पहले पढ़े। आप अध्यक्ष है ना, आप अध्यक्ष है तो आप पहले कैसे पढ़िएगा? फिर तो फिर तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। मैं मंजू जी के कारण, अब आपके कारण तो दौड़े दौड़े आ रहा हूँ। नहीं, एक ऑफलाइन कार्यक्रम चल रहा था, उसी में मैं था कवि सम्मेलन में, तो मैं दौड़े दौड़े उसको फिर भी छोड़ के आया हूँ, मैं नहीं पढ़ पाया। समीक्षा इतनी तगड़ी आज की रही ना जी जी, तो मुझे लगा कि मंच पे भी हर बार समीक्षक को जिम्मेदारी दीजिएगा तो उनके बहुत सारे कार्य ठप हो जाएंगे। लेकिन आप 15 दिन पे एक बार तो दे ही सकते हैं, वो कर दे। इतनी तगड़ी समीक्षा थी, रेशा रेशा खोलती हुई और हर पक्ष को ध्यान में रखती। इससे मतलब नवांकुरों को बहुत काम आएगा, नवाचार के लिए बहुत काम आएगा। हमें नवाचार की आज जरूरत है। घिसे पिटे विषयों को अब छोड़ दी, हम लोग सालों से देख रहे हैं। लेकिन कुछ कवि लघु कथाओं में था कि
विषय घिसे पीटे प्रस्तुतिकरण अलग। ये भी होता है, क्योंकि जब आज तक वो विसंगतियां हैं तो हम छोड़ भी नहीं सकते। बहुत अच्छे प्रदीप जी। चलिए मंच के निकलेंगी अब। हाँ, अब ये सारी लघु कथाएं मंच के निकलेंगी। हाँ, अच्छा, हाँ, उनकी भी है, पर जल्दी से बसेरा कीजिए। पॉलिश हो गई। मैं आगे शाम की पढ़ दूंगी। हाँ। सबकी मैंने नोट कर ली थी, नाम से नहीं, केवल शीर्षक के साथ। तो पहले अब आप लोग तय कर दीजिए, सिद्धेश्वर जी पढ़ेंगे कि आप पढ़ेंगे? नहीं, अनीता राकेश जी अध्यक्ष है ना, शोभा निधि के अध्यक्ष के पहले वो पहले पढ़ ले अपने, उसके बाद वो तो मैं समय पर आ गया, नहीं तो मैं पढ़ता भी नहीं, अध्यक्ष जी पढ़ लेती तो। ठीक है, सिद्धेश्वर जी आप पढ़िए। ठीक। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बसेरा, और बिल्कुल नई लिखी हुई लघु कथा है। बसेरा। पापा जी, गांव से शहर आना मेरा अपराध है क्या? मेरी नौकरी बेंगलुरु में हुई है, इसमें मेरा क्या दोष? क्या मैं बेरोजगार बना बैठा रहता? कहीं से कुछ आवाज आ रही है, लगता है कोई का माइक खुला हुआ है क्या? अनीता जी अपना माइक को थोड़ा बंद कर लीजिएगा। हाँ, तो लोक कथा का बसेरा। पापा जी, गांव से शहर आना मेरा अपराध है क्या? मेरी नौकरी बेंगलुरु में हुई है, इसमें मेरा क्या दोष? क्या मैं बेरोजगार बना गांव में बैठा रहता? ऐसी बात नहीं है बेटा। दरअसल अवकाश प्राप्ति के बाद मुझे अपने घर पर ही मन लगा रहता है। तुम्हारी मम्मी भी यहाँ रहती है तो पास पड़ोस से मिलती जुलती रहती है, और हम दोनों का समय भी अच्छा से कट जाता है। लेकिन यह घर भी तो आपका ही है। क्या बेटा बहू से मिलते रहने का मन नहीं करता है आपको? मन तो करता है बेटा, लेकिन बस मिलने जुलने का। अपना घर छोड़कर बेगाने शहर के बेगाने घर में रहने का नहीं। तुम और बहू जब नौकरी करने घर से बाहर चले जाते हो ना, तब यह पूरा घर वीरान लगता है। इस फ्लैट में सारे लोग रहते हुए भी वीराने जंगल में रहने का एहसास कराते रहते हैं। फ्लैट के लोग पड़ोसी नहीं लगते, सब अपने अपने कमरे में बंद रहते हैं। कैसी बातें करते हैं आप लोग? तो क्या यह सब देखकर मैं नौकरी करना छोड़ दूं? मेरी मजबूरी तो समझिए पापा। आप यहाँ पर आकर घर बसा नहीं सकते तो कम से कम साल भर में 2-3 महीने आया जाया तो करे। इस तरह आप लोग का ये मन बहल जाएगा और हमारा भी। हाँ बेटा, यह हो सकता है। अपना घर छोड़कर दूर शहर गांव में आना जाना एक सुखद यात्रा का एहसास भी कराएगा, लेकिन यात्रा से लौटने के बाद अपना घर तो अपना ही लगता है ना बेटा। तुम भी जब तक नौकरी कर रहे हो यहाँ हो, जब नौकरी से अवकाश प्राप्त कर लोगे तब तो फिर अपने घर लौट आओगे ना। आपके और हमारे समय में फ़र्क है पिताजी। जब पूरी ज़िंदगी हम शहर में गुजार दिए होते हैं, तब यह शहर में ही अपना घर हो जाता है और गांव में आना जाना एक सुखद यात्रा। आवाज नहीं आ रही है अनीता जी आपकी? अनीता जी आपका माइक बंद है। ओ प्रदीप, मैं इंतजार कर रही थी, शायद प्रदीप जी बोलेंगे। ठीक है, मैं बोलती हूँ। यह आज का भयावह सच तो है कि बच्चे और वृद्ध अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ बेटा बेटा के रूप में है। वह चाहता है कि मेरे पास रहे। अब तक हम लोगों ने देखा है कि पिता को नहीं रखना चाहता, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ बेटा चाह रहा है। अगर आप हमेशा नहीं आ सकते तो बीच बीच में आइए, लेकिन यहाँ समय के बदलाव की जो बात है ना, यहाँ पे मैंने गौर किया कि छूटता गांव घर बहुत बड़ा भयावह सच है कि गांव घर हम छोड़ रहे हैं और बढ़ता बेतरतीब बढ़ता शहर और महानगर। तो यहाँ रिश्ते बेटे और पिता के बीच का नहीं है, माता पिता के। यहाँ रिश्ते गांव घर और शहर के बीच का। बहुत गौर से ध्यान दीजिए तो ये देखने में आ रहा है कि बेटा और पिता के बीच की बात है। नहीं, बेटा चाह रहा है ये, लेकिन वो लास्ट में बता रहा है कि वो मजबूर हो गया है कि वो शहर में बसेगा, और शहर में बसता गांव को ही बर्बाद नहीं कर रहा, शहरों को भी कर रहा है। इस पे बहुत अच्छे ढंग की लघु कथा। बीच में मुझे लगा कि जैसे दोहराव की आवश्यकता नहीं है, आप जब एक बार वाक्य कह देते हो, समझा देते हो,
तो बाद में फिर वो स्पष्ट हो जाता है। उसको बार बार बोलने की आवश्यकता, अलग अलग घुमा के बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। वो ना कि इस ढंग से भी बोल दिया फिर अगली बार उस ढंग से बोला, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सुंदर। बसेरा शब्द भी शीर्षक एकदम सटीक। यार बीच में थोड़ा सा मुझे लगता है सिद्धेश्वर जी 2 बार आ जा रहा है बेटे की जिद जो है, और उसमें थोड़ा सा वाक्यों का अंतर करते हुए कि एक बार चाह रहा है कि कुछ ही दिन आइए और एक बार, तब ज्यादा अच्छा हो जाएगा और ही दिन प्रभावी हो जाएगा। अब मैं अपनी लोक कथा पढ़ूं। हाँ, स्वागत है। मेरी लोक कथा छोटी सी समझ। सुबह शाम रात दिन फुल वॉल्यूम पर बजता रहता पड़ोसी, खुद भी चिल्ला चिल्लाकर गाता रहता। संभव है नाचता भी हो तेज तेज। ये आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो तो एलिजा, आवाज नहीं करो, धीरे धीरे करो। संभव है नाचता भी हो तेज तेज। आज भी कान फाड़ू संगीत ने जब कान के पर्दे फाड़ने शुरू कर दिए, उससे रहा नहीं गया। वह एकदम से जा पहुंचा पड़ोसी के म्यूजिक सिस्टम के सामने। तुम्हारे घर कोई बुजुर्ग नहीं है क्या? है ना, मेरे 70 इयर्स ओल्ड डैड। वाह, और कोई बीमार दिल का मरीज? है ना, दादी और मम्मा दोनों हार्ट पेशेंट ही हैं। ओह, कोई छोटा बच्चा, नन्ही परी? अरे यार, पीछे ही पड़ गया तू तो। है ना, मेरी 6th month ओल्ड डॉट। डॉट कहते के साथ उसके दिमाग की फ्यूज बत्ती जली और म्यूजिक सिस्टम को ऑफ करने के लिए तत्काल उसकी उंगलियां मचल उठी। धन्यवाद। प्रदीप जी बोलना चाह रहे हैं, आग्रह करती हूँ। मैं प्रदीप जी से आग्रह करती हूँ कि वो बहुत दोनों की ही रचनाओं पे, नीता रश्मि जी की भी और सिद्धेश्वर जी की रचना। अनिता जी, आपने एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिससे हम यहाँ नोएडा में खुद त्रस्त हैं। यानी तेज संगीत, नाचने गाने की आवाज, कुछ खिसकाने की आवाज, ये जो सब आती है। जब आपने ये पूछा उसमें, और जिस तरह वो उत्तर दे रहा है कि हाँ दादाजी या ये या वो, लेकिन जैसे ही बच्ची की बात आती है तो उसको लगता है कि नहीं, इसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो तब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। उसे ये एहसास तब तक नहीं है कि मेरे पड़ोसी, उनको क्या नुकसान हो रहा है। कोई बीमार हो सकता है, किसी की परीक्षाएं हो सकती हैं, या वैसे भी अगर आप देखें तो आपको नहीं अच्छा लगता, तेज संगीत बज रहा है आपको नहीं अच्छा लगता। आप इसका एक उदाहरण, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम शादी ब्याह में जाते हैं, वहां डीजे की आवाज इतनी होती है कि हम चीख चीख कर बात करते हैं, चीख चीख कर बात करते हैं। और मैंने एक बार एक ये एक्सपेरिमेंट करवाया था। मैंने जाके लड़की वालों से बात की और उनसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए डीजे को अचानक बंद करवा दीजिएगा। आप विश्वास कीजिए, लोगों की आवाज पता कैसे आ रही थी? अरे बहुत दिनों बाद मिले हो, कहाँ हो, अरे ये मतलब इस तरह वो हाई पिच में बोल रहे हैं। क्योंकि हम उस संगीत की वजह से, ये हमारा एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें हम न जाने कितने महीनों बाद या साल के बाद मिलते हैं और आपस में बात ही नहीं कर पाते। सिर्फ सो कॉल्ड जो हमारे तथाकथित, ये जो हमारे आज के आधुनिक जो बच्चे हैं, उनकी मानसिकता की वजह से। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत ही सामाजिक विषय पर बहुत धारदार चोट है। कम शब्दों की आपकी ये लघु कथा, लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे हर तरह से, मारक। धन्यवाद। सिद्धेश्वर जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो आपने अपनी लघु कथा जो पढ़ी अभी, उसमें मुझे एक चीज स्पष्ट नहीं हुई कि माँ बाप वो बेटे के घर हैं या गांव में हैं। देखिए, वो गांव में, गांव एक वार्ता है इसमें, फोन वार्ता या कोई वार्ता भी कर सकती, वार्ता में ये लोक कथा है। इसमें यह कहने का हमने प्रयास किया है, ऐसे तो स्पष्ट तो है, लेकिन यह कहने का स्पष्ट किया कि आज की जो पीढ़ी है, हम लोग जानबूझकर वह गांव जो छोड़ के भाग रहे हैं शहर में,
कि हम शहर में जाके अधिक कमा लेंगे और वहीं पर रह जाएंगे। मजबूरी में नहीं, वो तो मजबूरी में वो बात वैसे तो समझ में वैसे आ गई। वैसे लोगों के लिए है जो सिद्धेश्वर जी, कि शौक से जा रहे हैं। वो बात समझ में आ गई। अब जैसे आपने अभी कहा ना कि ये टेलीफोन पर हो सकती है, हाँ हाँ मैं इसलिए स्पष्ट करना चाह रहा था क्योंकि पहले जो आपके जो पिता हैं इसमें कहानी में, वो ये कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी भी यहाँ रहती हैं, तो आस पड़ोस में मिलती है, कुछ करती हैं, और लड़का कह रहा है कि क्या ये घर आपका अपना घर नहीं है। तो ये संशय की स्थिति थी। आप अगर इसमें टेलीफोन वार्ता करते उसमें कि टेलीफोन पर बात करते हुए पिता ने कहा कि तुम्हारी अम्मा जब यहाँ रहती है या मम्मी यहाँ रहती हैं तो आस पड़ोस में चली जाती हैं, और बेटा वहां से कह रहा है क्यों ये घर आपका नहीं है, तो स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। ये बात ठीक बिल्कुल बोला। स्पष्ट हो हाँ हाँ, फोन वार्ता है ना? इस पे जोड़ना पड़ेगा। सही, अच्छा बिल्कुल अच्छा सही, सुझाव, सही, फोन की बात बहुत आ बढ़िया सुझाव है आपका। धन्यवाद। सही बात। बस यही मुझे कहना था, बाकी जी तो जी अनीता जी जी ने जी बहुत अच्छी समीक्षा की। जी जी, धन्यवाद। कमाल की सूक्ष्म दृष्टि है सर आपकी। ना सही सही बात है। आदमी मिस कहीं के बहुत मिस बढ़िया। करता है, इसको फोन वार्ता जाने पर सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, फोन पर ही बात हो रही है। देखिए आज की पीढ़ी जो है ना, आज की पीढ़ी शौक से जा रहा है गांव छोड़कर। शहर इसलिए जा रहा है कि वहाँ हम अच्छा कमाएंगे, अच्छा अथी रहेंगे, माँ बाप से दूर हो जाएंगे, घर से दूर हो जाएंगे, इसकी चिंता नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि वो माँ बाप यहीं आके बस जाए, लेकिन माँ बाप चाहता नहीं कि हम अपने घर बार छोड़ के फिर वहाँ जाएं। तो ऐसी स्थिति में वही है जी। देखिए आपकी कहानी संदेश दे रही है, सब कुछ है जी, लेकिन ये स्पष्टता नहीं थी कि वो कहाँ हाँ पर वो बात तो कर है, वो तो फोन वार्ता उस पर कहूँ, क्योंकि दोनों ही कह रहे हैं यहाँ पर। एक कह रहे हैं यहाँ पर और वो बेटा कह रहा है कि क्या ये घर आपका शुरुआत घर ऐसे नहीं हो है? सकती है कि फोन वार्ता कि उनका फोन हाँ, बेटा का बस, फोन बस। आया तो उसे बुलाने के अंदाज जो फोन आया वो एक संवाद जोड़ना पड़ेगा, तब वहाँ जो बात होगी ना तब स्पष्ट हो जाएगी आरंभ में। बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी, जी एकदम से स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसको इधर ही लिखे एक सप्ताह पहले, तो हम सोचे कि यहाँ रखें तो कुछ सुझाव मिलेगा और उसमें थोड़ा सा परिष्कार करेंगे। धन्यवाद आपका। और कोई जिज्ञासा जी आप कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी दीदी। नील जी, नलिनी जी? नहीं दीदी, सब बहुत अच्छी समीक्षा करी है अनीता जी ने, और बाकी जो सूक्ष्म समीक्षा थी वो प्रदीप सर ने कर दी है, कहीं भी कुछ भी। और सर तो वैसे भी बहुत अच्छे से मैं उठाते हैं। हम तो प्रदीप जी से निवेदन करेंगे कि कभी हमारे मंच पर भी आया करें, अगर उनका सहयोग मिले तो हम उनको बुलाएं। 10 मिनट टाइम बच गए, 2 मिनट पहले अनीता जी बिल्कुल आपको ज्यादा है वहाँ। जी जी धन्यवाद। आप लोग भी जुड़िए वहाँ पे, अच्छा लगेगा। मैंने लिंक डाल दिया मंच पे, जुड़ते हैं। धन्यवाद। मैं सिद्धेश्वर जी की लघुकथा पर एक बात कहना चाहूंगी। जो आरंभ है उसमें बेटा कह रहा है कि हमारा ये दोष तो नहीं है कि हम वहां को शहर से आए तो क्या हम नौकरी छोड़ दें। तो ये किस बात पे कह रहा है? पिता तो इसमें कुछ भी नहीं कह रहा है कि तुम क्यों यहाँ आके बस गए, तुम वहां जाके बस गए। नहीं, वहाँ ये है कि लड़का अपना तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। लड़का वहाँ स्पष्टीकरण इसलिए हर बेटा यही बोलता है कि हमारे दोस्त के हमारा नौकरी है तो हम यहाँ करते हैं। अरे तुम नौकरी गांव में भी तो कर सकते थे, गांव से पलायन करने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर नौकरी करनी है तो खेती बाड़ी भी कर सकते हो, फरना कर सकते हो, लेकिन ये जो पलायन हो रहा है गांव से ना, कि हर लोग चाहता है कि हम शहर में ही बच जाए। लेकिन आपने ये स्पष्ट नहीं किया जो आपकी कहानी। अब लघु कथा में इतना स्पष्ट कर देते तो फिर कहानी बन जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इसको स्पष्ट करने की जरूरत। एक छोटा करना पड़ेगा। हाँ, छोटा थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। नहीं ठीक है, देखिए वाक्यों का दोहराव हुआ है कई बार। हाँ, कई वाक्यों का दोहराव है, और ये भी स्पष्ट नहीं है कि पिता ने क्या कहा है जिसके ऊपर उस लड़के ने ये जवाब दिया कि तो क्या मैं वहां छोड़ूं। ये चीज मुझे ऐसा लगा। ना ठीक है, आपका सोचना अपनी तक ठीक है। किसी भी लघु कथा में जब संवाद आते ना है तो किसी भी लघु कथा में संवाद जब आते हैं तो उसके आगे पीछे की कहानी तो बैक में रहती ही है। उसको सामने में ला देंगे फिर तो कहानी बनाएंगे ना। लघु कथा तो एक क्षण में कही हुई वार्ता ही है या संवाद है जिसके माध्यम से हम समाज को कुछ संदेश दे सके। अब उसके में
कोई भी लोक कथा उठा लीजिए तो उसमें आदमी जोड़ सकता है कि इससे पहले तो ये होना चाहिए, इसके बाद में भी ये होना चाहिए था, तो फिर हम कहानी का प्लॉट बनाएंगे ना। मुझे लगता है, हो सकता है आपका भी सोचना सही हो। ये मेरा अपना ना ठीक है, मैंने जो पढ़ी है सबका स्वतंत्र है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पहले कहता हूँ कि सारे सुनना सबकी चाहिए, करना अपने दिल की चाहिए। आदमी को आत्ममंथन करके अपनी समीक्षा करनी चाहिए अपनी लघु कथा का। यदि सही लगे तो बदलो, नहीं सही लगे तो वहीं छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं बदलने की। पाठक फिर निर्णय लेगा कि क्या होगा। क्योंकि अभी अन्यथा नहीं लीजिए। योगराज प्रभाकर जी एक सुझाव दिए थे कि एक लघु कथा का अंत का एक लाइन हटा दिए थे। हमने वो हटाया तो बड़ी प्रतिक्रिया आने लगी। माँ शीर्षक लघु कथा थी कि आप तो पहले जो लिखे तो वही समाज इतना बढ़िया था, कम से 15-20 लोग बोले, इसको हटाया कैसे दिए? तो फिर हमको वही पहले वाला जाके जोड़ना पड़ा। होता है ऐसा। इसका मतलब आपने लोगों की सुनी? हाँ, लोगों तो सुननी ही पड़ेगी, वो तो सुननी पड़ेगी। अगर 10-20 लोग इस तरह बोल देंगे तो वो सुननी पड़ेगी ना। नहीं सुनेंगे, हम तो उसी के लिखते हैं। जब आप इस मंच पर आते हैं, मतलब हम सब इस मंच पर आते हैं, तो यहाँ हम सब एक दूसरे की लघु कथा पढ़ते हैं। जी। तो हम पाठक भी तो हैं। बिल्कुल। हम पाठक। हाँ, तो मैं यही कहा कि यदि हम इस तरह से लगातार सुनेंगे तो बदलना ही पड़ेगा। लेकिन हमें ये नहीं लगता कि आगे पीछे जोड़ने की कोई जरूरत पड़ेगी, हमें नहीं लगता। नहीं, लेकिन मंजू जी से मैं सहमत हूँ कि इसमें शुरू में वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कि अचानक वो क्यों कह रहे हैं पिता। देखिए, ये होता ही है ना। अब आपने उसमें एक वैसे लिखा है कि मेरी नौकरी बेंगलुरु में हुई है। ये भी आपकी पंक्ति मेरे ख्याल से ठीक होनी चाहिए। मेरी नौकरी अगर बेंगलुरु में लगी है तो मैं यहीं रहूंगा पिताजी, आप आ जाइए ना यहाँ। पहली लाइन आपकी ये हो जाए और उसके बाद वो आपके वार्तालाप चल ही रही है। तो इसमें तो आपका कोई वैसे नहीं बदल रहा। लेकिन जो आपकी पंक्ति है कि मेरी नौकरी बेंगलुरु में हुई है, इसमें मेरा क्या दोष है? नहीं, हुई है, ये तो व्याकरण की दृष्टि से ही गलत है। मेरी नौकरी बेंगलोर में है, बेंगलुरु में लगी है। लगी है, हाँ, है ना। हाँ, इसका मतलब बच्चा वहां गया है। जी। वो चाहता है कि माँ बाप इधर आ जाएं। माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं बेटा। नहीं, माँ बाप आते जाते रहे, माँ बाप जाना नहीं चाहता है। वो अपना घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर लगता है उसको अकेलापन। वहाँ नहीं लगता है कि वो उसी संस्कृति जो आज हो गया है शहर में कि फ्लैट में पड़ोसी नजर नहीं आते हैं, गुम चुप होकर रह जाता है, अपने घर में बंद रहता है, कैद रहता है। ये हम दिखलाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर रहकर सुख नहीं रहता है। लेकिन चूंकि मजबूरी में वहाँ बुला रहा है तो ठीक है, आना जाना तो होगा, वो एक यात्रा का एहसास कराएगा। लेकिन बेटा कहता है कि आप भले यात्रा करने के ख्याल से आ जाइए, इसके बैक में जो है अब जो सुने, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए कि आज की संस्कृति ये है कि हम लोग जब शहर में आ जाते हैं तो फिर यहीं घर बना लेते हैं। अब फिर हम गांव जाते हैं तो वो मेरे लिए वो सुखद का एहसास कराता है। मेरे लिए गांव जाना, आपके लिए जिस तरह शहर आना सुखद का एहसास करा रहा है, मेरे लिए गांव जाना सुखद का एहसास कराएगा, क्योंकि हम यहीं बस गए, अब आप वहीं बस गए। बस इतना ही सब बात है, और कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग सुझाव के धन्यवाद। हम किसी को आटा में नहीं चाहिए, हम खाई इस पर ठीक कर दिए। आप लोग कहें उसमें कुछ जोड़ेंगे 2 लाइन, शुरुआत जो नहीं जोड़े हमको लगता है। आपका विषय अच्छा है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी, बिल्कुल। विषय तो बहुत अच्छा है, ये ज्वलंत विषय है। जी, बिल्कुल। बच्चे अलग बस गए हैं जाके, और माँ बाप अपने घर में रहना चाहते हैं, सब माँ बाप। नहीं, एकदम बिल्कुल कल्पना का आधार पर नहीं है। हमारा बेटा जैसे बार बुलाता है, हमको जाने की मन नहीं करती है, बार फोन पर बुलाएगा कि आप क्यों नहीं आते हैं, हाँ आपको तो यहाँ आना चाहिए, हम लोग की बहू बेटा से मिलने का मन नहीं करता, आपको मन लग जाएगा। लेकिन हमको कहना पड़ता है कि वहाँ हम जाते तो हमको लगता है नहीं कि घर जैसा है, हमको अपने ही घर जैसा घर लगता है। वहाँ पर 4 बजे अकेलापन महसूस करते हैं, सब लोग अपने अपने घर में बंद गए। ये देना कर रहे थे। ये सभी के साथ ये हाँ, वही बात कर रहे हैं। ये समसामयिक विषय है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्पष्ट और कर दें। चले हम आप ही से आप तो संपादन करती ही रही है मेरे गजलों का, आपको लघु कथा का भी करवाएंगे। इसमें संपादन के लिए आप नंबर 1 है ही, और हम चाहेंगे कि इसमें कुछ संपादन करके दीजिए तो हमको और खुशी होगी।
आपको लगता है आप समझ रहे हैं, आप ही यहाँ ज्यादा मैं बेहतर संपादन कर सकती हैं। नहीं, मैं अभी स्वागत है। लघु कथा में तो मैं खुद ही सीख रही हूँ, इसीलिए हमने तो ये आज का ऐसा ही रखा था, इसलिए कि हम लोग खुद से जब दूसरे की देखते हैं तो नुक्ताचीनी ज्यादा करते हैं। अच्छा, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। हमारा रविवार को लोक कथा सम्मेलन है, कल शाम को 7 बजे। और हमें प्रदीप जी भी सहयोग करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, और कभी हम उनको भी चाहें कि अध्यक्ष भूमिका में आए। यदि उनका सहयोग मिले तो आपको तो सानिध्य उनका प्राप्त हो रहा है, हमें आपके करीब बहुत सारे विद्वान लोग हैं, और हमारे मंच पर वैसे वो लोग आए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार नीरो जी आए थे, अच्छा लगा था वो नीरो जी। तो प्रदीप जी भी आए कभी तो अच्छा लगेगा। अब और जितने रचनाकार हैं उन लोग को भी हम आमंत्रित करते हैं कल लोक कथा के लिंक। ठीक है, हमने लिंक दे दिया अपने पेज पर, अवसर साहित्य यात्रा पेज पर। आप लिंक भेज दीजिए। हाँ, आपके यहाँ भी भेज देते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। आपका मन, चूँकि वही सब रचनाकार हमारे यहाँ भी है, कुछ लोग को वहाँ नहीं मिल पाता है, तो लिंक हम भेज देते हैं। लिंक जिनको जुड़ना होगा तो जुड़ सकते हैं। अब क्या करें? आज की ये गोष्ठी मेरी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से, क्योंकि कम लोग थे तो समीक्षा भी सबने अपने अपने नजरिए से, अपने अपने दृष्टिकोण से की, तो बहुत अच्छा लगा। और अब मैं अपर्णा गुप्ता से आग्रह करती हूँ कि वो सबको धन्यवाद दे और फिर इस गोष्ठी को विराम दिया जाए। अपर्णा गुप्ता है कि नहीं? अपर्णा लगता है चली गई। नलिनी जी, फिर आप जरा सा धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। आप धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए आज की इस गोष्ठी का। बस अखिल भारतीय लघु कथा गोष्ठी के इस मंच पर सदैव अच्छी अच्छी लघु कथाएं आती हैं, और बहुत सुलझे हुए समीक्षक और बहुत सुंदर मार्गदर्शन दर्शन देने वाले समीक्षक हमारे बीच आते रहे हैं, और आज भी उपस्थित रहे हैं प्रदीप जी, और साथ में जो हमारी मुख्य अतिथि थी अनीता रश्मि जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच पर आज सभी ने जितनी भी लघु कथाएं रखी उसका बहुत सूक्ष्म ढंग से बहुत सूक्ष्म ढंग से समीक्षा की गई, और एक एक परत ऐसी खुल जाती है बीच में कि एक नई चीज समझ में आती है, हमें एक नया मार्गदर्शन मिलता है, और हमारी लघु कथाएं और समृद्ध हो जाती हैं। तो ये पटल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर आदरणीय मंजू दीदी, आप सदैव इस पटल को ऐसे ही इसकी रौनक बनाए रखिए और हम सबको सीखने का मौका मिलता रहे। आपको धन्यवाद, आदरणीय प्रदीप सर जी को धन्यवाद, अनीता रश्मि जी को धन्यवाद, और सिद्धेश्वर सर जी के साथ जो भी हमारी, और जिज्ञासा जी, और ये आप अपर्णा जी, सभी का मैं सादर धन्यवाद करती हूँ। और जल्दी ही हम सब फिर जुड़ेंगे इसी आकांक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले महीने सेकंड सैटरडे को ही होगी। बहुत बढ़िया, आप सेकंड सैटरडे चलाते हैं। अब हम महीना के लास्ट कर देंगे अपने लिए, हम भी महीना में एक ही बार करेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इस सप्ताह ही कल बहुत दिक्कत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहुँचते हैं, हम आपके उसमें कल पहुँचते हैं। ओके, नमस्कार। 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 कोई त्रुटि हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरी अरे त्रुटि को जो माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। हम लोग एक परिवार, आपको धन्यवाद देती हूँ कि मैंने आपको बुला लिया एक परिवार की तरह हम लोग यहाँ मिलते जुलते हैं। बाकी सब तो चेहरे हम लोग एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं किसी न किसी। बस प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो कभी कभी नजर आते हैं। आप हमेशा नजर आइए, और मेरे मंच पर भी आइए, आप सहयोग कीजिए अवश्य। नमस्कार।